क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको नहीं पता होता कि बातचीत कैसे शुरू करें, या फिर एक छोटी सी बात को रोचक और यादगार बनाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, बेटर स्मॉल टॉक नाम की किताब पर। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम सामान्य बातचीत को एक अच्छे संवाद में बदल सकते हैं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब की महत्वपूर्ण बातें। पैट्रिक किंग द्वारा लिखित बेटर स्मॉल टॉक छोटी छोटी बातों में शामिल होने के अक्सर कम आंखे जाने वाले कौशल पर प्रकाश डालता है। किंग इस बात पर जोर देते हैं कि शुरुआती झिझक और इसके महत्वहीन होने की धारणाओं के बावजूद छोटी छोटी बातें स्थायी संबंध और सार्थक बातचीत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह केवल संबंध बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो क्यों न इसमें उत्कृष्टता हासिल करने का लक्ष्य रखा जाए। संचार से जुड़ी विभिन्न पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि साहित्य में कई समानताएं हैं। हालांकि किंग की पुस्तक में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वह थी इसके नए और व्यावहारिक विचार, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये अनूठी अंतर्दृष्टि भविष्य में मेरी छोटी छोटी बातचीत करने की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान उपकरण साबित हो सकती हैं। अध्याय 1, उफ, छोटी मोटी बातें। यह समझ कि मनुष्य ने जटिल सामाजिक संरचनाओं के भीतर उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित की हैं, भाषा, सहानुभूति और संस्कृति के उद्भव में सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। हालांकि यह पुस्तक एक और आवश्यक पहलू पर प्रकाश डालती है। जबकि दूसरों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, हमारी बातचीत की गुणवत्ता हमारी भलाई और खुशी को आकार देने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध से पता चला है कि सार्थक गहन बातचीत में शामिल होने और खुशहाली और खुशी के उच्च स्तर का अनुभव करने के बीच एक अलग संबंध है। इसके विपरीत सार और गहराई की कमी वाली छोटी छोटी बातचीत खुशहाली और खुशी के साथ नकारात्मक संबंध प्रदर्शित करती है, जो लोगों की समग्र खुशी को कम करती है। हम सभी बिंदु सी, जहां कनेक्शन स्थापित होते हैं, के लिए तरसते हैं, और बिंदु ए, जहां कनेक्शन की कमी होती है पर अटके रहने से घृणा करते हैं। फिर भी बीच के रास्ते बिंदु बी को नेविगेट करना अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों से घृणा करता हूं। कुंजी इस मध्यवर्ती चरण के माध्यम से एक मार्ग खोजने में निहित है। छोटी छोटी बातों की मानसिकता बातचीत, सहज बुद्धि और तात्कालिक मजाक से आगे बढ़ती है। हम में से बहुत कम लोग निरंतर आकर्षण और सहजता बनाए रख पाते हैं। हालांकि जो टिकाऊ, व्यावहारिक और प्रभावी है वह है सामाजिक बातचीत के लिए पहले से तैयारी करना। बातचीत में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण है। आश्चर्यजनक रूप से पूरी तैयारी सहजता और विश्राम को बढ़ा सकती है। इस प्रकार मजाक और छोटी छोटी बातों में शामिल होने की दिशा में पहला कदम मनोवैज्ञानिक तत्परता है। मानसिक रूप से वार्म अप करने में हमारी सामाजिक मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचना और फ्लेक्स करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आप लगातार सामाजिक मेलजोल के अवसरों से चूक जाते हैं, तो आप यह मानने लगेंगे कि आप इसमें बुरे हैं या लोग आपको पसंद नहीं करते। यह एक हानिकारक जाल है। हम अक्सर सामाजिक मेलजोल को बहुत सरल बना देते हैं, यह मानकर कि हम इसमें अच्छे हैं या बुरे। हालांकि सामाजिक मेलजोल स्वाभाविक रूप से आसान या सहज नहीं है। शुरू में हम अजनबियों के साथ संक्षिप्त बातचीत की तुलना में एकांत पसंद कर सकते हैं, लेकिन शोध इसके विपरीत साबित करते हैं। छोटी छोटी बातचीत करने से खुशी और सामाजिक झुकाव बढ़ता है। साथ ही हम किसी भी सेटिंग में प्रभावी बातचीत के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। यदि आपकी आरंभिक प्रवृत्ति बातचीत शुरू करने या अजनबियों से जुड़ने से कतराने की है, तो यह समझ लीजिए कि एकांत की ओर आकर्षित होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो हम छोटी छोटी बातचीत से बचने की इस जन्मजात प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाएं और अधिक लगातार और सार्थक बातचीत के लिए खुद को कैसे तैयार करें। यहीं पर 10 सेकंड की बातचीत के लक्ष्य की अवधारणा काम आती है। चाहे वह एक साधारण हेलो हो या किसी के दिन के बारे में संक्षिप्त बातचीत हो, बातचीत को अपने आराम के स्तर के अनुसार ढालें। मुख्य बात यह है कि छोटे से शुरू करें और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। बरिस्ता, कैब ड्राइवर, कैशियर और वेटर जैसे सेवा कर्मचारी सामाजिक कौशल का अभ्यास करने के लिए
एक मूल्यवान संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी नौकरी की आवश्यकताओं में विनम्र ग्राहक सेवा शामिल है, जो बिना किसी निर्णय के डर के प्रयोग के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाती है। अजनबियों के साथ संक्षिप्त बातचीत करने को अपना दैनिक लक्ष्य बना लें, विशेष रूप से सामाजिक आयोजनों से पहले, ताकि बातचीत के लिए तैयार रहें और दूसरों में वास्तविक रुचि विकसित हो सके। एक बाल सुलभ अभ्यास, बस जोर से पढ़कर अपने वार्तालाप कौशल को सहजता से बढ़ाएं। भावनाओं से भरपूर एक अंश चुनें जिसमें विभिन्न पात्रों के संवाद हों, ताकि आप खुद को पूरी तरह से डूबा सकें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में शारीरिक रूप से शामिल होंगे, आप मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्परता में इसी तरह की वृद्धि देखेंगे। केवल जोर से पढ़कर अपने वार्तालाप कौशल को सहजता से बढ़ाएं। जोर से पढ़ने का व्यायाम, भावनाओं से भरपूर एक अंश चुनें जिसमें विभिन्न पात्रों के संवाद हों, ताकि आप पूरी तरह से उसमें डूब सकें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में शारीरिक रूप से शामिल होंगे, आप मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्परता में इसी तरह की वृद्धि देखेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें, अतिशयोक्ति को पूरी तरह अपनाएं, हर भावना को चरम सीमा तक बढ़ाएं, चीखें, फुसफुसाएं, पागलों की तरह हंसें और अपने गुस्से को उबलने दें, क्योंकि आप हर किरदार को अजीबोगरीब आवाजों के साथ मूर्त रूप देते हैं। भावनात्मक विविधता की तलाश करें, अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए पाठ के उतार चढ़ाव पर जोर दें, अपने उच्चारण और उच्चारण पर ध्यान दें। बातचीत में लड़खड़ाने से बचने के लिए अपनी जीभ को गर्म रखें। अपनी मुखर मांसपेशियों को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए विविध संवाद वाले अनुच्छेद का चयन करें। उचित डायाफ्राम जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी सांसों पर नजर रखें, जिससे आत्मविश्वासपूर्ण प्रक्षेपण संभव हो सके। याद रखें, आपकी आवाज, भावनाएं और सांसें जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं, जो व्यापक भावनात्मक स्पेक्ट्रम को व्यक्त करने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। तीव्रता व्यक्त करने के लिए गति के साथ प्रयोग करें तथा प्रभावशाली क्षणों के लिए गति धीमी करें। अब आइए अंश में वापस जाएं। इन सभी तकनीकों का उपयोग करके अपने प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अपने तीसरे प्रस्तुतिकरण की तुलना पहले से करें और केंद्रित अभ्यास के माध्यम से प्राप्त प्रगति का आनंद लें। क्या इस अभ्यास और इसके निर्देशों ने आपको चुनौती दी? रोजमर्रा की बातचीत में अपनी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें और अपनी क्षमता से इसकी तुलना करें। अलग अलग तरीके अपनाएं, जैसे किसी पार्टी में जाते समय कार में जोर से गाना। इससे ऊर्जा बढ़ती है और अभिव्यक्ति भी तेज होती है। आपका संवादात्मक बायोडाटा छोटी छोटी बातचीत में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सही मूड सेट करना महत्वपूर्ण है। बातचीत केवल उस समय त्वरित सोच के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा प्रदर्शन तैयार करने के बारे में है जिस पर आप रोजाना भरोसा कर सकें। लगभग हर बातचीत में उपयोग करने के लिए एक वार्तालाप रेज्यूमे विकसित करें। यह अवधारणा दो उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहले, यह हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कौन से पहलू दूसरों को दिलचस्प लगते हैं, और इससे हमें अपनी पहचान, विचित्रताओं, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों को पुष्ट करने में मदद मिलती है, जिससे आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। दूसरे, ये हमें बातचीत में असहज चुप्पी से बचाने के लिए आकर्षक कहानियों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों का एक तैयार भंडार प्रदान करता है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि जब आप पहले से तैयार होते हैं तो आप आराम कर सकते हैं और उस पल में आत्मविश्वास दिखा सकते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में अधिक सहज महसूस करने के लिए यह विचार करना फायदेमंद है कि दूसरे लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। याद रखें, अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको सीधे जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप बातचीत को अपने बातचीत के रिज्यूमे में तैयार किए गए विषयों की ओर मोड़ सकते हैं। आपके वार्तालाप बायोडाटा में 4 भाग हैं: दैनिक जीवन, सप्ताहांत की गतिविधियां या उल्लेखनीय घटनाएं, वर्तमान सप्ताह, दिन की मुख्य बातें, परिवार, महत्वपूर्ण अन्य अपडेट कार्य, अद्यतन, निजी शौक और रुचियां, काम के अलावा सबसे बड़ा जुनून या रुचि, पृष्ठभूमि जानकारी, मूल वर्तमान स्थान, स्कूली शिक्षा, नौकरी, पिछली यात्राएं और सामाजिक कार्यक्रम, उल्लेखनीय 5 अनोखे अनुभव, 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां, 10 ताकतें, पिछले 5 वर्षों के यात्रा अनुभव, हाल ही में सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति, 10 रुचियां या चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकते, वर्तमान स्थिति से अवगत रहना, सप्ताह और माह की शीर्ष
5 समसामयिक घटनाएं, पिछले सप्ताह की 4 मजेदार व्यक्तिगत परिस्थितियां, 4 दिलचस्प बातें जो आपने हाल ही में पढ़ी या सुनी हैं। संवादात्मक चरण बातचीत को 4 अलग-अलग चरणों में होने वाली बातचीत के रूप में देखें, जिनमें से प्रत्येक चरण उत्तरोत्तर अंतरंगता की गहराई में उतरता जाता है। प्रारंभिक चरण छोटी-छोटी बातें करने का होता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, जिसमें सुखद बातचीत या सामान्य गपशप शामिल होती है। सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए विषयों को हल्का और सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक रखें, जैसे मौसम या वर्तमान घटनाएं। यह चरण व्यक्तिगत विवरणों में उलझने के बजाय प्रारंभिक संपर्क बनाने के बारे में है, इसलिए एक दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें और तीव्र विषयों या लंबे समय तक आंख से संपर्क करने से बचें। दूसरे चरण पर आगे बढ़ें, तथ्य प्रकट करना। यहां आप अपने जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी साझा करते हैं, काम, रुचियां या वर्तमान गतिविधियां, विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि इस चरण में मजबूत राय या भावनाएं व्यक्त करने से बचें। दूसरे व्यक्ति को धीरे धीरे आपको जानने दें और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर अपने खुलासे की गहराई को समायोजित करें। तीसरे चरण में राय प्रकट करना शामिल है, जहां आप सामान्य आधार तलाशते हैं और दृष्टिकोण साझा करते हैं। अपनी बातचीत के संदर्भ के प्रति सचेत रहें, क्योंकि चर्चा की गहराई स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है, जबकि साझा कनेक्शन की तलाश करना तालमेल बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरे व्यक्ति की गति और आराम के स्तर का सम्मान करें। अंत में भावनाओं का प्रकटीकरण वह अंतिम चरण है, जहां आप व्यक्तिगत भावनाओं को ईमानदारी से साझा करते हैं। पहचाने की अंतरंगता के लिए हर किसी की सीमाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए संवेदनशीलता और सीमाओं के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ें। अध्याय 2, प्रारंभिक प्रभाव। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर के बल नहीं कूदते। इसके बजाय वे हाव भाव दिखाते हैं, प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाते हैं और धीरे धीरे समायोजित होते हैं। बातचीत में, खास तौर पर छोटी मोटी बातचीत के दौरान, हम अनजाने में ही संकेत भेजते हैं। दूसरों द्वारा हमारा मूल्यांकन किया जाता है। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, यह बताता है कि आप किस तरह की बातचीत पसंद करते हैं। आप क्या संकेत दे रहे हैं। आदर्श रूप से हम आराम और परिचय का संदेश देना चाहते हैं। हालांकि पहले संपर्क करने में झिझक होना समझ में आता है, लेकिन यह अनिच्छा अक्सर गतिरोध की ओर ले जाती है। दूसरों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार करना उस दूरी को बनाए रखता है। स्वागत करने वाला लहजा सेट करने के लिए मानसिक रूप से अब हम दोस्त हैं पर जाए और उसी के अनुसार बातचीत करें। लहजा सेट करें। हर बातचीत को प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट की तरह न लें। इसके बजाय खुद से पूछें कि आप दोस्तों से कैसे बात करेंगे। दोस्तों के साथ फिल्टरों से मुक्ति का आनंद हम ले सकते हैं, जो बातचीत को आकर्षक, भावना प्रेरित और थोड़ा अनुचित स्थानों पर ले जा सकती है। हम में से कई लोग बातचीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए हम बातचीत के दौरान संघर्ष करते हैं। हम अपने शब्दों का विश्लेषण, योजना और फिल्टरिंग अनावश्यक रूप से करते हैं, बातचीत के मानदंडों का पालन करते हैं और सामने वाले व्यक्ति की अनदेखी करते हैं। हम अक्सर अपमान से बचने के लिए या आत्मचेतना के कारण उत्साह और जिज्ञासा को कम करते हैं। खुद को सेंसर करके और दूसरों की बात मानकर हम वास्तविक संबंध और आनंद के अवसर खो देते हैं। बातचीत का माहौल बनाने के तरीके। पहले कुछ सेकंड में खुले, मनोरंजक बातचीत के लिए मंच तैयार करें। अपने इरादों से मेल खाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करने में जागरूक और कुशल बनें। दोस्तों के साथ बातचीत करने जैसा चंचल, सहज रवैया अपनाएं। अप्रत्याशित उत्तरों और रंगीन भाषा से आश्चर्यचकित करें। अतिशयोक्ति, बेतुकापन या अतिशयोक्ति के माध्यम से हल्कापन पैदा करें ताकि ध्यान आकर्षित हो। जानबूझकर बेतुके तरीकों से स्थितियों की गलत व्याख्या करें या रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता को तोड़ने के लिए काल्पनिक प्रश्न पूछें। मूर्खतापूर्ण भूमिका निभाने, व्यंग्य करने या बातचीत पर ही चर्चा करके चौथी दीवार तोड़ने का प्रयोग करें। ये रणनीतियां सौहार्द को बढ़ावा देती हैं और बातचीत को ताजा और दिलचस्प बनाए रखती हैं। आप दोस्ती का अनुकरण कैसे करते हैं? यह प्रामाणिकता, अनुमानित परिचय, अपने मन की बात कहना, भावनाओं को व्यक्त करना और वास्तविक जिज्ञासा से प्रेरित प्रश्न पूछना है। टिप: अगली बार जब आप दोस्तों के साथ हों तो सहज बातचीत पर ध्यान दें। दिखावे की कमी, वास्तविक संबंध, सवालों की गहराई और सभी के बीच सहजता और परिचय पर ध्यान दें।
पहला कदम उठाई। एक बार जब आप खुद को तैयार कर लेते हैं, अपनी मानसिकता को समायोजित कर लेते हैं और अपनी छोटी मोटी बातें करने की प्रवृत्ति पर काबू पा लेते हैं, तो बस एक और कदम बाकी रह जाता है, वास्तव में बोलना। हमारी बेचैनी अक्सर दूसरों को परेशान करने या असुविधा पहुंचाने के डर से पैदा होती है, जिससे हमारे दिमाग में नकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बन जाता है। हम अजीब, खौफनाक या असभ्य समझे जाने के बारे में चिंता करते हैं और दूसरों को परेशान करने या निजी बातचीत में दखल देने से डरते हैं। ये डर निराधार होने के बावजूद हमें सहजता से बर्फ तोड़ने से रोकते हैं। इस पर काबू पाने के लिए हमें परिचय देते समय अपने बारे में किए गए निर्णयों और धारणाओं को चुनौती देने के लिए रणनीति ढूंढनी चाहिए। आप बर्फ तोड़ने में सहज कैसे महसूस कर सकते हैं? इसे अप्रत्यक्ष रूप से करके। दूसरे शब्दों में, बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना या औचित्य होना। एक बार जब आप कोई कारण पहचान लेते हैं, तो किसी से संपर्क करना या बीच में बोलना बहुत आसान हो जाता है। यह दृष्टिकोण प्रशंसनीय अस्वीकृति की भावना प्रदान करता है, जिससे आपको असभ्य या अजीब लगने के बिना बातचीत शुरू करने का एक वैध कारण मिलता है। बर्फ तोड़ने और सहज महसूस करने के लिए यहाँ 3 अप्रत्यक्ष तरीके दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ जानकारी या राय प्राप्त करें। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि भाषण किस समय शुरू होते हैं? क्या आप जानते हैं कि सबसे नजदीकी स्टारबक्स कहाँ है? सीईओ के भाषण के बारे में आपका क्या विचार है? क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है? पर्यावरण या संदर्भ पर टिप्पणी। क्या तुमने दीवार पर लगी वह कलाकृति देखी? क्या पागलपन भरा विचार है? यहाँ की लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि यह मेरे घर से भी ज्यादा कीमती है। यह एक अद्भुत डी.जे है। 80 के दशक के सभी रॉक गीत। नोट: ये वक्तव्य टिप्पणियां आमंत्रित करने वाले हैं, सीधे प्रश्न नहीं। समानता खोजें। तो तुम यहां किसे जानते हो? तुम जैक को कैसे जानते हो? क्या जैक ने आपको उस समय के बारे में बताया है जब वह अपने कुत्ते के साथ स्कीइंग करने गया था? ये समानताएं तत्काल बातचीत शुरू करने का काम करती हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से स्पष्ट प्रतिक्रिया को प्रेरित करती हैं। समानता खोजें। याद करें कि पिछली बार आप किसी नए व्यक्ति से कब मिले थे। शायद किसी नेटवर्किंग इवेंट या किसी सामाजिक समारोह में। आपके शुरुआती सवाल क्या थे? संभवतः जाने पहचाने सवाल जैसे कि आप कहां से हैं या आप क्या करते हैं। फिर भी अपने सर्वव्यापकता के बावजूद ये सवाल अक्सर दिलचस्प बातचीत शुरू करने में विफल रहते हैं। फिर हम उनसे क्यों पूछते हैं? ये उनके बर्फ तोड़ने के कौशल के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सहज इच्छा है कि हम साझा आधार खोजें, एक साझा अनुभव या रुचि जो संवाद को गहरा कर सकती है। यह वृत्ति हमारे विकासवादी अतीत में निहित है, जहां परिचितता का मतलब अज्ञात के बीच सुरक्षा था। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक भी समानता की खोज सकारात्मक धारणाओं की झड़ी लगा देती है। हम उन्हें आत्मीय आत्मा, खुद का विस्तार मानते हैं। यह अनिश्चित दुनिया में जुड़ाव और अपनेपन की हमारी मूल इच्छा का प्रमाण है, जबकि छोटी छोटी बातचीत के प्रश्न समानताएं उजागर करने के लिए एक सामान्य उपकरण के रूप में काम करते हैं। दूसरों के साथ साझा हितों और संबंधों की खोज के लिए अधिक प्रभावी और आकर्षक तरीके मौजूद हैं। साझा रुचियों को खोजने के प्रभावी तरीके। समानताओं की खोज। एक प्रभावी तरीका यह है कि व्यावहारिक प्रश्न पूछें और जवाबों का उपयोग संबंधों को उजागर करने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में करें, चाहे वे कितने भी सूक्ष्म क्यों न हों। लोगों की रुचियों, जुनून और दृष्टिकोणों के बारे में पूछताछ करें ताकि वे कौन हैं, इसकी गहरी समझ हासिल हो सके। इस दृष्टिकोण के लिए हमारे अपने दृष्टिकोणों से परे देखने और यह पहचानने की आवश्यकता है कि लोग अक्सर समान दृष्टिकोण, अनुभव और भावनाएं साझा करते हैं। हमें बस उन्हें उजागर करने की आवश्यकता है। हालांकि हमें दूसरों को अलग थलग करने या उन्हें असहज स्थिति में डालने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन पर दबाव डालने के बजाय बातचीत को स्वाभाविक रूप से चलने दें, जिससे वास्तविक जुड़ाव हो सके। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ए के: अरे क्या आपने XUY सीरीज देखी है? व्यक्ति बी: नहीं, मैंने सुना है कि यह लोकप्रिय है, लेकिन मैंने इसे स्वयं नहीं देखा है। व्यक्ति ए: ओह, वैसे आपको इसे जरूर देखना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत हद तक बहुत मिलती जुलती सीरीज का नाम जैसा है। क्या आपने इसे देखा है? व्यक्ति बी: नहीं, ये तो कोई बात नहीं याद आ रही। व्यक्ति ए: नहीं? ओह,
आप कुछ मिस कर रहे हैं। एक और संबंधित शो देता है के बारे में क्या? कृपया मुझे बताएं कि आपने वह देखा है ना? वैकल्पिक रूप से विचार करें कि बातचीत किस प्रकार आगे बढ़ सकती थी। व्यक्ति ए, अरे क्या आपने XYZ सीरीज देखी है? व्यक्ति बी, नहीं, मैंने सुना है कि यह लोकप्रिय है, लेकिन मैंने इसे स्वयं नहीं देखा है। व्यक्ति ए, ओह ये बढ़िया है, स्कैंडिनेवियाई पुलिस ड्रामा जैसी चीजों में से एक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मुख्य किरदारों को कितना मूडी देखना पसंद करते हैं। व्यक्ति बी, मूडी? नहीं धन्यवाद, असल जिंदगी में मेरे लिए काफी ड्रामा है। व्यक्ति ए, हाँ, तो फिर आप कॉमेडी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्ति बी, अच्छा, यह अजीब है कि आप पूछ रहे हैं। और इसी तरह समानताएं बनाना इसे मिररिंग के जरिए हासिल किया जा सकता है। लोगों की शारीरिक भाषा, आवाज की टोन, बोलने की गति और समग्र व्यवहार का मिलान करना एक ऐसी तकनीक जो सकारात्मकता और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मिररिंग मौखिक अभिव्यक्तियों तक फैली हुई है, जिसमें स्वर, मोड़, शब्द चयन, कठबोली, भावनात्मक संकेत और ऊर्जा स्तर शामिल हैं। दूसरे, पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से समानता के अवसर भी पैदा हो सकते हैं, जो प्रायः सामान्य प्रकटीकरण स्तर से भी आगे निकल जाते हैं। आपसी नापसंदगी भी एक शक्तिशाली बंधन एजेंट के रूप में काम कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो साझा घृणा उत्साह की भावना पैदा कर सकती है, जो साझा आत्मीयता के माध्यम से बने बंधन को प्रतिद्वंद्वी बनाती है, अगर उससे आगे नहीं निकलती है। कनेक्शन निर्माण आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ व्यक्ति आसानी से शामिल नहीं हो सकते हैं, अपनी दूरी बनाए रखना चुनते हैं। हालांकि उनके संयम का जवाब न देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कारण अक्सर आपसे असंबंधित होते हैं। एक तरह से इस स्थिति में पतली हवा से कनेक्शन बनाने की आवश्यकता होती है। यहीं पर उद्बोधन की कला अमूल्य साबित होती है। उद्बोधन में लोगों को अधिक साझा करने के लिए प्रेरित करने के लिए वार्तालाप शैली का उपयोग करना शामिल है। तैयार किए गए कथन प्रतिक्रिया देने की इच्छा को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे सहजता से जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। प्रत्यक्ष प्रश्नों के विपरीत अप्रत्यक्ष पूछताछ अक्सर खुलेपन को प्रोत्साहित करने में अधिक प्रभावी होती है। लोगों को आपसे बात करने के लिए प्रेरित करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। मान्यता, किसी के बारे में कुछ सकारात्मक बात स्वीकार करने से अक्सर उन्हें संबंधित कहानियां या अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी के पहनावे की तारीफ करने से उन्हें उसके मूल या महत्व के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे आपका स्वेटर बहुत पसंद है। टिप्पणी करने पर आपको एक कहानी मिलेगी कि पहनने वाले ने स्वेटर कैसे प्राप्त किया। प्रशंसा करना, प्रशंसा या सराहना की पेशकश मान्यता के समान व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों या अनुभवों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित करती है। शिकायत करना, शिकायत व्यक्त करना एक बंधन बिंदु के रूप में काम कर सकता है, खासकर जब साझा किया जाता है। शिकायत शुरू करने से दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे निर्णय मुक्त वातावरण को बढ़ावा मिलता है। सुधार, लोगों को सही होने में आनंद आता है, इसलिए गलत कथन प्रस्तुत करने से वे उसे सुधारने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे आगे की चर्चा शुरू हो सकती है। भोलापन, ऐसा व्यवहार करना मानो आप समझने की कगार पर हैं, दूसरों को सिखाने या अपना ज्ञान दिखाने के लिए मजबूर कर सकता है। भोलेपन के दो प्रभावी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी प्रश्न पर उनकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाएं और तदनुसार प्रतिक्रिया दें। आप, तो मैंने सुना है कि परियोजना पर काम सुचारू रूप से नहीं चला। बॉब, हाँ, बहुत अच्छा नहीं। आप, मैंने सुना था कि तिमाही के अंत में आई उस रुकावट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परियोजना की जटिलता को देखते हुए यह समझ में आता है। उनकी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगाएं और विस्तार से बताते रहें। आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? मैं कल्पना कर सकता हूं कि उन चुनौतियों से निपटना कितना कठिन रहा होगा। बॉबी, खैर, असल में ये विधियां लोगों की गलत धारणाओं को सही करने की इच्छा का उपयोग करती हैं, भले ही वे कुछ विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हों। अध्याय 3, मनमोहक कैसे बने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमने मैत्रीपूर्ण खुले स्वर को स्थापित करने, समानताएं तलाशने या बनाने
तथा आवश्यकता पड़ने पर अभिव्यक्ति तकनीक का उपयोग करने के महत्व पर चर्चा की है। हालांकि इन संवादों को हमारी कहानी कहने की कला को निखार कर बेहतर बनाया जा सकता है। कहानी सुनाना दिलचस्प बातचीत को गढ़ने, अतीत के अनुभवों को आकर्षक तरीके से बयान करके ध्यान आकर्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। कहानियों का जीवन कहानी सुनाने की कला को बेहतर बनाने के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कहानियों को पहचानना चाहिए। अगर अच्छी तरह से बताया जाए तो कोई भी चीज एक बेहतरीन कहानी बन सकती है। बातचीत में किस्से की तरह छोटी छोटी कहानियां बातचीत को ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। वे कहानीकार के विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देती हैं, जिससे जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। आम सवालों के लिए आकर्षक किस्से तैयार करने के लिए इन छोटी छोटी कहानियों को पहले से ही तैयार कर लें। मिनी स्टोरी में आखिर क्या होता है, यह आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं जैसे सामान्य आदान प्रदान नहीं है। इसके बजाय यह ऐसी बातचीत में ऐसे किस्से शामिल करने के बारे में है जो ध्यान आकर्षित करते हैं और आगे की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं। पिछले हफ्ते हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने हमारे दफ्तर में बॉडीगार्ड भेजने की धमकी दी। मैं आमतौर पर क्लाइंट रिलेशन संभालता हूं, लेकिन ऐसे पल मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि काश मैं क्रिएटिव साइड में ज्यादा शामिल होता। मिनी स्टोरीज बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें: अपनी नौकरी, सप्ताहांत की योजना, गृहनगर और शौक जैसे सामान्य वार्तालाप विषयों पर संक्षिप्त 3 वाक्य की कहानी तैयार करें। जब कोई छोटी कहानी साझा करें तो कथा में उतरने से पहले प्रश्न को स्वीकार कर लें तथा सुनिश्चित करें कि यह रोचक और आत्मनिहित हो। अनुभवों का स्पष्ट वर्णन करने के लिए अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें, जिससे आपकी कहानी में गहन भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो। एक से एक विधि बातचीत में कहानी सुनाने का एक प्रभावी तरीका चर्चा को बाद में प्राथमिकता देना है। इस दृष्टिकोण के लिए लंबी या जटिल कहानियों की आवश्यकता नहीं होती है। बजाय यह कई भागों या चरणों की आवश्यकता के बिना श्रोताओं के साथ प्रतिध्वनित होने वाले विशिष्ट विवरणों पर जोर देता है। यह विधि 1 एकल क्रिया, 2 एक वाक्य में संक्षेपित और 3 श्रोता में एक प्राथमिक भावना को जगाने वाली कहानी पर जोर देती है। आपका मुख्य उद्देश्य प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य एक आरामदायक, आनंददायक माहौल बनाना और समृद्ध बातचीत को बढ़ावा देना है। यदि आपकी कहानी के दौरान व्यवधान आते हैं तो इसे आवश्यक बातों तक सीमित रखें और बातचीत पर एकाधिकार करने के बजाय साझा संवाद को प्रोत्साहित करें। याद रखें, एक क्रिया, एक भावना, एक वाक्य में एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू करने की वकालत करती है। कहानी का सार स्टोरी स्पाइन एक से एक विधि आपकी कहानी को यथासंभव निष्कर्ष के करीब शुरू एक से एक पद्धति के उन्नत एवं विस्तारित संस्करण के रूप में कार्य करता है। कहानी की रीढ़ में 8 आवश्यक तत्व शामिल हैं। एक बार की बात है, कहानी की शुरुआत, संदर्भ निर्धारित करना, पात्रों का परिचय देना और सामान्य वास्तविकता की स्थापना करना। प्रतिदिन दिनचर्या को और अधिक सुदृढ़ बनाना, जिसमें प्रायः पात्र ऊब, उदासी या जिज्ञासा का अनुभव करते हैं तथा परिवर्तन के लिए मंच तैयार करते हैं। लेकिन एक दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जो पात्र की दुनिया को अस्त व्यस्त कर देती है और एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। इसके कारण परिणाम सामने आते हैं जो मुख्य पात्र को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके कारण जटिलताएं बढ़ती हैं, दाम बढ़ते हैं, कथानक सघन होता जाता है, अतिरिक्त पात्र जुड़ते हैं तथा भावनाएं तीव्र होती जाती हैं। इसके कारण कथा बढ़ती जटिलता और गहराई के साथ आगे बढ़ती रहती है।
अंततः संघर्ष का समाधान हो जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है, जिससे दर्शकों की समाधान की प्रत्याशा संतुष्ट हो जाती है। और तब से अब तक कहानी को पूर्ण चक्र में लाया गया है, नई सामान्यता को रेखांकित किया गया है और संभवतः एक नैतिकता प्रदान की गई है या एक पंचलाइन दी गई है। अंदर की कहानियां हर बातचीत में एक खास पल होता है, एक उच्च बिंदु। अच्छी तरह से बताई गई कहानियां अक्सर इस स्थान पर कब्जा कर लेती हैं, भावनात्मक प्रभाव और जिज्ञासा पैदा करती हैं, भविष्य के कनेक्शन के लिए आधार तैयार करती हैं। बाद में इस शिखर पर फिर से जाना एक अंदरूनी मजाक की तरह है। अंदरूनी मजाक कैसे रचें? एक अंदरूनी मजाक बनाने के लिए बाद में बातचीत के मुख्य बिंदु को याद करें। वर्तमान चर्चा में पहले के विषयों को संदर्भित करने के लिए कॉल बैक का उपयोग करें। इस तकनीक में पुराने विषयों को नए संदर्भ में फिर से देखना शामिल है, जो अक्सर सकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। कहानियां पूछें, दूसरों से कहानियां सुनने के लिए प्रेरित करने के बारे में क्या ख्याल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब कोई कहानी जुड़ती है तो उन्हें भी आपकी तरह ही संतुष्टि मिले। एक अच्छा संवादी होने का मतलब सिर्फ अच्छी तरह से बोलना ही नहीं है, बल्कि ध्यान देना और संतुलित आदान प्रदान की अनुमति देना भी है। आप दूसरों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कैसे आमंत्रित करते हैं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे पूछते हैं। सरल उत्तर की तलाश करने के बजाय कहानी कहने के लिए डिजाइन किए गए प्रश्नों के साथ प्रेरित करें, जैसे क्या आप मुझे अपने हाल के प्रोजेक्ट से एक पल के बारे में बता सकते हैं? आपके विचार क्या थे और आपने इसे कैसे संभाला? रिपोर्टर व्यक्तियों को व्यापक कहानी कहने को प्रोत्साहित करने के लिए संदर्भ और सीमाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बातचीत का भार उठा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है। हालांकि यह दृष्टिकोण इस संभावना को नजरअंदाज करता है कि हम उनके लिए भी इसे आसान नहीं बना रहे हैं। यह संभव है कि हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जिसके कारण प्रतिक्रियाएं नीरस हो रही हैं। बातचीत का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपने साथी के साथ सहयोग करना, समर्थन प्रदान करना, संकेत देना तथा केवल अपने ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों की सहभागिता को सुगम बनाना आवश्यक है। कहानियां व्यक्तिगत और खुलासा करने वाली होती हैं, जो भावनाओं और मूल्यों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बंद अंत वाले प्रश्नों के विपरीत कहानी आकर्षित करने वाली पूछताछ संबंधों को गहरा करती है। उदाहरण के लिए, आप क्या करते हैं पूछने के बजाय आपके काम का सबसे रोमांचक हिस्सा क्या है, जानबूझकर उस व्यक्ति के बारे में जो आप जानते हैं उससे जुड़ी कहानियों की तलाश करके आप दिखाते हैं कि आपने उनके पिछले अनुभवों और मूल्यों को सुना है, जिससे जुड़ाव की गहरी भावना को बढ़ावा मिलता है। किसी को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करते समय इन दिशा निर्देशों पर विचार करें। एक कहानी के लिए पूछें, विस्तृत रहें तथापि विशिष्ट निर्देश या संकेत प्रदान करें। भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में पूछताछ करें। उत्तरों को विस्तृत करने के लिए दिशा निर्देश, साथ ही अनेक संकेत और संभावनाएं प्रदान करें। यदि आवश्यक हो तो सीधे तौर पर मुझे इस बारे में कहानी बताओ, जैसे वाक्यांशों के साथ संकेत दें। उदाहरण के लिए, मुझे उस समय के बारे में बताओ जब तुम, क्या आपको इसमें आनंद आया के बजाय यह कैसा था? आप एकाग्र चित्त लग रहे हैं। सुबह में क्या हुआ के बजाय आप कैसे हैं? गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लोगों की अपने बारे में बात करने की प्रवृत्ति का लाभ उठाएं। गधे की पूंछ बांधना यहां जुड़ाव प्रदर्शित करने और यह दिखाने के लिए एक त्वरित सुझाव दिया गया है कि आप बातचीत में योगदान दे रहे हैं। गधे पर पूंछ लगाना, गधा किसी और की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है और पूंछ उसमें आपका योगदान है। यह तकनीक न केवल आपको योगदान करने की अनुमति देती है, बल्कि दूसरों को यह संकेत भी देती है कि आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। यह बातचीत को एक सहयोगी रचना में बदल देती है। अनिवार्य रूप से आप अपना दृष्टिकोण जोड़कर उनकी कहानी के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। अपनी पूंछ तैयार करते समय कहानी में व्यक्त की गई प्राथमिक भावना पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी टिप्पणी के साथ इसे बढ़ाएं। अध्याय 4, इसे प्रवाहमान और सुचारू बनाए रखें। छोटी छोटी बातों के प्रति नापसंदगी की वजह से असहज और अरुचिकर बातचीत की संभावना होती है। इससे बचने से कौशल की कमी होती है, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें आप इसके लाभों से चूक जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी बातचीत को उसकी सामान्य सीमाओं से आगे ले जाने के लिए कुछ अतिरिक्त रणनीतियां दी गई हैं।
गति बनाएं। बातचीत गति और प्रगति पर पनपती है। इसके बिना वे स्थिर हो जाने और रुचि खोने का जोखिम उठाते हैं। जिस तरह कहानियां उन्हें अपने विकास के साथ आकर्षित करती हैं, उसी तरह बातचीत को उद्देश्यपूर्ण और गतिशील महसूस होना चाहिए। जानबूझकर संवाद को नए गंतव्यों की ओर निर्देशित करना जीवन शक्ति और जुड़ाव सुनिश्चित करता है। मौसम जैसे विषय में गति कैसे पैदा की जाए, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। किसी संबंधित मौसम विषय पर जाएं। सतही टिप्पणियों से परे मौसम के बारे में गहराई से जानें। अपना व्यक्तिगत मौसम अनुभव साझा करें। पसंदीदा मौसम के प्रकारों के बारे में पूछताछ करें। मौसम से उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर चर्चा करें। मौसम संबंधी घटनाओं पर सूक्ष्म राय साझा करें। कल्पनाशील काल्पनिक मौसम परिदृश्य प्रस्तुत करें। मौसम पर लेख या मित्रों के बयान जैसे बाह्य स्रोतों का संदर्भ लें। बातचीत में अक्सर ठहराव आ जाता है, जिससे बातचीत नीरस हो जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना आसान है। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना। बातचीत को गतिशील बनाए रखने के लिए विषय पर अलग अलग कोणों और दृष्टिकोणों का पता लगाएं। हालांकि अति योजना बनाने से सावधान रहें, क्योंकि यह सहजता और प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डाल सकता है। पहले से तय विचारों और गंतव्यों को ध्यान में रखकर योजना बनाने के खतरे। सबसे पहले, प्रत्येक भागीदार अनिवार्य रूप से दूसरों को प्रभावित करेगा तथा सूक्ष्म रूप से चर्चा को अपनी पसंदीदा दिशा में ले जाएगा। दूसरे, पूर्व निर्धारित मार्ग पर अड़े रहने से विनाशकारी पटरी से उतरने का जोखिम रहता है। एक ही गंतव्य पर अड़े रहने से आप खुद को वैकल्पिक विषयों से दूर कर लेते हैं और प्रभावी रूप से अनुकूलन करने में विफल हो जाते हैं। तीसरा, बातचीत के लिए एक निश्चित गंतव्य बनाए रखना एक लक्ष्य उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो सहज बातचीत को अनदेखा करता है। याद रखें, ध्यान व्यक्तिगत एजेंडे के बजाय बातचीत के प्रवाह पर होना चाहिए। अपने दिमाग से सोचो, आइए बातचीत को सुव्यवस्थित करें। यह कथनों, कहानियों और प्रश्नों का प्रवाह है। जब एक व्यक्ति योगदान देता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी विषय पर या उससे संबंधित किसी विषय पर प्रतिक्रिया देता है। यहीं पर मुक्त संगति चमकती है। क्या बातचीत अनिवार्य रूप से मुक्त संगति अभ्यासों की एक श्रृंखला नहीं है? उदाहरण के लिए, अगर कोई मोटरसाइकिल का जिक्र करता है और आपको उनके बारे में अनुभव नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अपने ज्ञान की कमी पर ध्यान देने के बजाय मोटरसाइकिल शब्द पर ध्यान केंद्रित करें और उससे जुड़ी 5 चीजों को खुलकर बताएं। पिछले अनुभवों से अलग होकर आप बातचीत में नई जान डाल देते हैं। स्वतंत्र संगति में शामिल होना जवाब तैयार करने से कहीं ज्यादा आसान है। यह आपको कथनों से अलग होने और रचनात्मक रूप से विषयों का पता लगाने की अनुमति देता है। यह आपके मस्तिष्क को गैर रेखीय तरीके से सोचने और बातचीत का विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपका ज्ञान स्तर अप्रासंगिक हो जाता है। आप जीवंत और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का योगदान दे सकते हैं। अजीब संगति को अपनाएं। वे हास्य जोड़ते हैं और आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। नियमित अभ्यास से आश्चर्यजनक रचनात्मकता सामने आ सकती है। बिना पूर्व अभ्यास के वास्तविक बातचीत के दौरान इस तकनीक का प्रयोग करने से बचें। मुक्त संगति का अभ्यास करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास व्यायाम 1। 5 यादृच्छिक शब्द लिखें और प्रत्येक के लिए तेजी से 3 संगति बनाएं। फिर अंतिम शब्द को जोड़कर एक नई श्रृंखला बनाएं। अगले सेट पर जाने से पहले 3 बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, नैपकिन, टेबल, चम्मच, बढ़िया भोजन, फ्रांस, मिशेलिन स्टार, बटलर, जीव्स, सफेद दस्ताने, माइकल जैक्सन। व्यायाम 2, शब्दकोश से यादृच्छिक रूप से शब्द चुनें और तेजी से क्रम में 15 संगति की मौखिक सूची बनाएं। त्वरित सोच को बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। व्यायाम 3, रचनात्मक चुनौती के लिए शब्दकोश के 2 शब्दों का चयन करें और उन्हें कंपनी के नाम के रूप में कल्पना करते हुए एक छोटी कहानी तैयार करें। रचनात्मकता को तेज करने के लिए इसे तेजी से करें। अभ्यास 4, अंत में 5 यादृच्छिक शब्द चुनें और उन्हें तेजी से एक सुसंगत कहानी में बुनें। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए गति महत्वपूर्ण है। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद लगातार अभ्यास से समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार होगा। एक तरह से मुक्त संगति आपको बातचीत के विषयों को शीघ्रता से सोचने के लिए प्रशिक्षित करती है। उपयोगी संक्षिप्त शब्द HPM, SBR और EDR किसी भी बातचीत के लिए 9 बहुमुखी प्रतिक्रिया रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
एचपीएम, एसबीआर और ईडीआर किसी भी बातचीत के लिए 9 बहुमुखी प्रतिक्रिया रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एचपीएम इतिहास, दर्शन और रूपक का संक्षिप्त रूप है, जो आपके व्यक्तिगत अनुभवों और दृष्टिकोणों के आधार पर बातचीत में प्रतिक्रिया देने के लिए 3 दृष्टिकोण प्रदान करता है। इतिहास में विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव साझा करना शामिल है। उदाहरण के लिए स्कीइंग ट्रिप को याद करते हुए, इससे मुझे पिछली बार की याद आती है जब मैंने स्कीइंग की थी। दर्शन शास्त्र में किसी विषय पर अपना व्यक्तिगत रुख या राय व्यक्त करना शामिल है। उदाहरण के लिए स्कीइंग के प्रति अपने प्यार के बारे में चर्चा करना। मुझे हमेशा से स्कीइंग पसंद है, क्योंकि रूपक में विषय को किसी और चीज से जोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए स्कीइंग की तुलना स्नोबोर्डिंग से करना। यह स्नोबोर्डिंग के बिल्कुल विपरीत है ना? यह दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति के बजाय आपके अपने विचारों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आप बातचीत में सार्थक योगदान दे पाते हैं। एसबीआर, जिसका अर्थ है विशिष्ट, व्यापक और संबंधित, प्रभावी ढंग से बातचीत में शामिल होने के लिए 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है। विशिष्ट प्रतिक्रियाओं में वर्तमान विषय के बारे में लक्षित प्रश्न पूछना शामिल है, ताकि गहरी जानकारी प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए विशिष्ट विवरणों के बारे में पूछें। यह कहां था? आप किसके साथ गए थे? यह कब हुआ? आप वहां कैसे पहुंचे? व्यापक प्रतिक्रियाओं में संदर्भ प्रदान करने और चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए खुलेआम प्रश्न पूछना शामिल है। ये प्रश्न पृष्ठभूमि और परिदृश्य को स्थापित करने में मदद करते हैं। संबंधित प्रतिक्रियाओं में वर्तमान विषय से सीधे या व्यापक रूप से जुड़े विषयों के बारे में पूछना शामिल है। ये प्रश्न प्रासंगिकता बनाए रखते हैं और बातचीत को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। कुल मिलाकर एसबीआर रणनीति मौजूदा विषयों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है, जिससे सार्थक और आकर्षक संवाद सुनिश्चित होता है। ईडीआर, जो भावना, विवरण और पुनर्कथन का प्रतिनिधित्व करता है, वार्तालाप की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए त्रिआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। भावना में आपके बातचीत करने वाले साथी की भावनात्मक स्थिति को स्वीकार करना शामिल है। आप उनकी भावनाओं को क्या समझते हैं, यह व्यक्त करके आप उन्हें अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने या पुष्टि करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में वास्तव में उत्साहित हैं। उन्हें और विस्तार से बताने के लिए प्रेरित करते हैं। विस्तार डी में चर्चा के तहत विषय से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना शामिल है। बातचीत में गहराई से जाने और विषय वस्तु की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए 5 W कौन, क्या, कहां, कब और क्यों का उपयोग करें। पुनर्कथन आर में दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करना और उसे उनके सामने दोहराना शामिल है। उनके कथनों को फिर से दोहराकर आप बातचीत में उनके योगदान को मान्य करते हैं और आगे विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संक्षेप में ईडीआर भावनाओं को स्वीकार करके, विस्तृत जानकारी प्राप्त करके तथा अपने वार्ताकार के योगदान की पुष्टि करके सार्थक संवाद को सुगम बनाता है। इन संक्षिप्त शब्दों को एक साथ जोड़कर आपके पास 9 तकनीकों का एक टूलकिट होगा, जो निर्बाध वार्तालाप प्रवाह सुनिश्चित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास कभी भी शब्दों की कमी नहीं होगी। अध्याय 5, गहराई में जाओ, बेहतर बनो। किताब की सबसे पुरानी तरकीब किसी को जीतने का सबसे आसान तरीका है खुलकर और तुरंत तारीफ करना। पुरानी कहावत के विपरीत चापलूसी वाकई कई दरवाजे खोल सकती है। दूसरों के बारे में हमारे मन में अक्सर जो सकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें खुलकर व्यक्त करना एक स्वाभाविक कदम है। प्रशंसा करते समय सतही टिप्पणियों और गहरी स्वीकृतियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। सतही प्रशंसा, जैसे किसी के रूप रंग की प्रशंसा करना, समय के साथ झूठी और प्रभावहीन लग सकती है। अधिक सार्थक प्रशंसा के लिए उन गुणों या कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है और जिन्हें वह सचेत रूप से चुनता है। इन स्वीकृतियों से लोगों को अपने प्रयासों के लिए मूल्यवान और गर्व महसूस होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरणों में विशिष्ट आदतें, अद्वितीय फैशन सेंस या विचारशील शब्द और कार्य शामिल हैं। सार्थक प्रशंसाएं गहराई से प्रतिध्वनित होती हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं और पहचान को दर्शाती हैं। ये प्रशंसाएं सतही विशेषताओं के बजाय व्यक्तिगत स्वाद और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए गए विकल्पों को स्वीकार करती हैं। तारीफें
ध्यान देने की एक बुनियादी मानवीय जरूरत को संबोधित करती हैं। ज्यादा सार्थक प्रशंसा देने के लिए किसी व्यक्ति को मिलने वाली आम तारीफों से परे पहलुओं को पहचानने पर विचार करें। लोगों की विशिष्टताओं को उजागर करने से उनकी विशिष्ट विशेषताओं के प्रति सच्ची प्रशंसा बढ़ती है, चाहे वे मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक हों। विशिष्टताओं को स्वीकार करते समय सुनिश्चित करें कि आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरह की आलोचना से रहित होकर वास्तविक प्रशंसा व्यक्त करें। 2 कान, एक मुंह। अफसोस की बात है कि कुछ लोग बातचीत को सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकालने का जरिया मानते हैं। वे पहले से तय एजेंडे के साथ बातचीत में शामिल हो सकते हैं या फिर अपने कामों में उलझे रह सकते हैं और आपके बारे में पूछना भूल सकते हैं। अगर कोई आपके सवालों का जवाब आपकी भलाई में दिलचस्पी लिए बिना देता है तो उसे ज्यादा सुनना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो बेहतर श्रोता बनने का समय आ गया है। बातचीत में यह महत्वपूर्ण है कि आप बोलने के लिए बस अपनी बारी का इंतजार न करें। सच्ची सुनने की प्रक्रिया में आपके दिमाग से पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं को हटाना और वक्ता के शब्दों के अनुसार सीधे अपना जवाब देना शामिल है। आप जवाब देने के उद्देश्य से नहीं सुन रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं और फिर बाद में आप जवाब दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए चुप रहते हैं तो आप सही मायने में बातचीत नहीं कर रहे हैं। बातचीत के लिए सहयोग की जरूरत होती है, एक आलाप की नहीं। बीच में टोकने से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है, इसीलिए अपने कामों को अपने इरादों के मुताबिक करें। व्यवधानों के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। केवल तभी बीच में बोलें जब आप उनकी बात से पूरी तरह सहमत हों और उनकी बात पूरी कर सकें। यदि आप बीच में बोलते हैं तो तुरंत उन्हें बोलना जारी रखने के लिए कहें और ध्यान पुनः उनकी ओर केंद्रित करें। 2 सेकंड नियम का प्रयोग करें। जब वे बोलना समाप्त कर दें तो प्रतिक्रिया देने से पहले 2 सेकंड रुकें। आप जानते हैं कि खुद को अभिव्यक्त करना और समझाना कितना अच्छा लगता है, इसलिए दूसरों को उसी अनुभव से वंचित न करें। यह सुनिश्चित करना कि किसी को लगे कि उनके पास स्पॉटलाइट है, उन्हें बस स्पॉटलाइट देने से अलग है। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वे सबसे आकर्षक व्यक्ति हैं और उनके बारे में अधिक जानने के लिए वास्तविक प्रशंसा प्रदर्शित करें। बेहतर प्रश्न पूछें। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया प्रश्न मंच तैयार करता है, तालमेल स्थापित करता है, जिज्ञासा जगाता है, संवाद को आगे बढ़ाता है तथा ध्यानपूर्वक सुनने का संकेत देता है। अंतरंग संबंधों में गहराई लाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इन 6 रणनीतियों को आजमाएं। ऐसे खुले प्रश्न पूछें जो सरल तथ्यात्मक जानकारी मांगने के बजाय कारणों, कहानियों, भावनाओं और विचार पैटर्न पर गहराई से विचार करें। स्पष्टीकरण, विश्वास या अंतर्निहित धारणाओं के बारे में पूछकर धारणाओं से परे जांच करें। उदाहरण के लिए इस बारे में पूछें कि निष्कर्ष कैसे निकाले गए या किसी विशेष स्थिति को क्या अलग बनाता है। उदाहरण के लिए, आप उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? इस विशेष स्थिति को सामान्य से अलग क्या बनाता है? आपको यह विचार कैसे आया? व्यापक संदर्भ की व्यापक समझ हासिल करने के लिए कई दृष्टिकोणों की तलाश करें। वैकल्पिक दृष्टिकोणों या विभिन्न दृष्टिकोणों के संभावित परिणामों पर चर्चा को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, क्या इस स्थिति पर कोई और दृष्टिकोण है? आपसे असहमत कोई व्यक्ति क्या कहेगा? अगर कोई इसे अलग तरीके से करे तो क्या होगा? पिछली चर्चाओं से प्रतिक्रियाओं को जोड़कर और विचारों के बीच विश्लेषण या संबंधों को प्रेरित करके बातचीत को गहरा करने के लिए अनुवर्ती प्रश्नों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आपने अभी जो कंप्यूटर तकनीक को पूरी तरह से न समझने के बारे में बताया, उससे मुझे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन न करने के बारे में आपकी कही बात याद आ गई। इनका आपस में क्या संबंध है? मौन के कुछ पलों को अपनाएं ताकि चिंतन और नई अंतर्दृष्टि के लिए जगह मिल सके। आगे की खोज के लिए खुलेपन का संकेत देने के लिए कोमल प्रोत्साहन या पुष्टि प्रदान करें। व्यक्तियों को अपने अनुभवों पर चिंतन करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करके आत्म खोज को प्रोत्साहित करें। दृष्टिकोण थोपने के बजाय इस तरह के प्रश्नों के साथ आत्म निरीक्षण को बढ़ावा दें। अमेज़न नदी पर नौकायन करने से आपको क्या अंतर्दृष्टि मिली? हम स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों पर चर्चा करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन खुद से बाहर के विषयों की खोज करना मूल्यवान है। लेखक डैनियल मेनाकर इस दृष्टिकोण को तीसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने वाला कहते हैं। ऐसे विषय जो आपसे या दूसरे व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं। यह वर्तमान घटनाओं से लेकर प्रकृति तक कुछ भी बाहरी हो सकता है। इसे छोटी छोटी बातचीत का उन्नत रूप समझें।
बस दूसरों से विभिन्न घटनाओं या विषयों पर उनके विचारों या प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछें। सीधे व्यक्तिगत प्रश्नों के विपरीत इस दृष्टिकोण से अक्सर अधिक व्यावहारिक उत्तर मिलते हैं। सांसारिक मामलों को सामने लाकर आप अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह आप उन्हें परेशान किए बिना उनके बारे में अधिक जान पाते हैं। अध्याय 6, अंदर की ओर देखना। जो लोग जीवन से जुड़ते हैं वे स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं। दिलचस्प बनने के लिए अलग अलग अनुभव और दृष्टिकोण विकसित करें। मूल रूप से ऐसे व्यक्ति बने जिनसे मिलना आपको दिलचस्प लगे। स्वयं का निर्माण करो। दिलचस्प माने जाने के लिए चरम गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आपके जुनून और रुचियों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के बारे में है। जैसे जैसे आपकी रुचियां विविधतापूर्ण होती हैं, वैसे वैसे आपकी अपील भी बढ़ती है। अपने शौक की सीमा को व्यापक बनाकर आप समान रुचियों वाले अन्य लोगों से जुड़ने की संभावना बढ़ाते हैं, जिससे आप अधिक आकर्षक और भरोसेमंद बन जाते हैं। आप बस अपने दिलचस्प और आकर्षक होने के सतही क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। किसी शौक में शामिल होने का मतलब सिर्फ बिना सोचे समझे संग्रह करना या उपभोग करना नहीं है। इसका मतलब है एक सच्चा जुनून होना, जिसमें सृजन, सीखना, प्रेरणा, जुड़ाव और कौशल शामिल हो। सभी शौक समान नहीं होते। कुछ निष्क्रिय उपभोग के बारे में होते हैं, जबकि अन्य सक्रिय भागीदारी और विकास के बारे में होते हैं। अपने खाली समय में हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट अवश्य रखें। कुछ ऐसा जो काम से संबंधित न हो, न कि केवल स्क्रीन पर मीडिया देखना। फैलाना अपने ज्ञान को पढ़ने के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे वह किताबें हों या अखबार, चाहे दिन में सिर्फ कुछ मिनट ही क्यों न हो। ये समझना कि चीजें कैसे काम करती हैं और उनका आपस में क्या संबंध है, बातचीत को समृद्ध कर सकता है और आपको ज्यादा आकर्षक बना सकता है। आपका ज्ञान जितना व्यापक होगा, आपके बातचीत करने वाले साथी के साथ समान आधार पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह सिर्फ दिलचस्प होने के बारे में नहीं है, यह बातचीत को सहज और आनंददायक बनाने के बारे में है। सूचित राय रखना दुनिया के साथ आपकी जुड़ाव और आलोचनात्मक रूप से सोचने की आपकी क्षमता को दर्शाता है। हालांकि दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति खुले दिमाग और ग्रहणशील बने रहना जरूरी है। आप केवल काला और सफेद ही देखते हैं। सावधान रहें कि आप चीजों को काले और सफेद में देखने की जहरीली आदत में न फंस जाएं। यदि आप किसी एक दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं और किसी भी विचलन को गलत मानते हैं, तो आप नए विचारों के प्रति अपने खुलेपन को सीमित कर देते हैं। बुद्धिमत्ता को असहिष्णुता और व्यक्तिगत विश्वासों को पूर्ण सत्य मान लेना आम बात है। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए पाते हैं जिसे आप मूर्ख समझते हैं? हकीकत यह है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके विचारों में बहुत ज्यादा अंतर या पूरी तरह से गलत होने के बावजूद हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तालमेल बनाने को मिलता है और दिलचस्प बातचीत करने को मिलता है। हम में से कई लोग गलती से मानते हैं कि प्रामाणिकता के लिए हमें अलग अलग विचारों वाले लोगों के खिलाफ बहस या खुद का बचाव करना पड़ता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि खुद को अभिव्यक्त करते समय दूसरों को न्याय या हमला महसूस ना हो। निर्णय जिज्ञासा और चंचलता को दबाता है, हमारी धारणा और करुणा को सीमित करता है और रचनात्मकता में बाधा डालता है। कौन ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेगा जो उन्हें न्यायपूर्ण और रक्षात्मक महसूस कराता है? ये दूसरों को अलग थलग कर देता है, खुले संचार को बंद कर देता है। किसी को गलत मानने के बजाय इस बात पर विचार करें कि क्या आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। दूसरों की राय का सम्मान करें क्योंकि वे तर्क पर आधारित हैं और उनकी विचार प्रक्रिया और अंतर्निहित धारणाओं के बारे में पूछताछ करें। यह दृष्टिकोण समझ और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देता है। मान लें कि हर कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम दूसरों के प्रति निर्णयात्मक प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं और दूसरों के समझ और सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, बेटर स्मॉल टॉक हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण बातचीत को शानदार बनाया जा सकता है और लोगों के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस किताब की बातें आपके बहुत काम आएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो देख सकें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।